एवरीवन। सो हम लोग सेल डिवीजन के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। मैंने कि जैसे कि आपको बताया था कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यहाँ देखा था कि सेल डिवीजन क्यों होता है और किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया हुआ था कि सेल डिवीजन कितने टाइप में होते हैं। एक मैंने स्मॉलर डेफिनेशन फॉर्म दिया था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, लेकिन अब हम उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप पहले वो वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आसानी से समझ में आ जाए कि ये सेल डिवीज़न एक्चुअली वर्क करते कैसे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइटोसिस प्रोसेस के बारे में। अब माइटोसिस जो प्रोसेस होता है, इसमें जनरली मैंने आपको शुरू में थोड़ी सा सिंपल वे में बताया था कि एक पर्टिकुलर जो मेन सेल होता है या पेरेंट सेल होता है, वो अपने आप को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता है, अपने आप को कट कर लेता है और फिर बाद में वो दो इक्वल डॉटर सेल्स के फॉर्म में आगे चल करके वर्किंग करती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम ही होता है जैसे कि पेरेंट्स में मौजूद होता है। लेकिन ये प्रोसेस को होने के लिए भी फर्दर स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। इसमें कई टाइप के आपके स्टेप्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ी सा डिस्क्राइब्ड वे में दिखाया है। तो चलिए हम इसके बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर वे में। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देखेंगे। द माइटोसिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। अब यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस बताया गया है जिसमें सेल डिवीजन होता है, जिसके रिजल्ट में आगे चल करके हमको दो डॉटर सेल मिलती हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें पेरेंट में भी देखने को मिले थे। लेकिन इसमें ये सब प्रोसेस को अगर होने के लिए यहाँ के अंदर भी, यानी कि इस माइटोसिस प्रोसेस के अंदर भी हमें कुछ अलग अलग प्रोसेसेस के फेजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज आता है हमारा, द फर्स्ट फेज इज इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है देख लेते हैं। द सेल प्रिपेयर्स for division by replicating its DNA and organization its chromosomes। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करता है कि भाई अब उसे डिवाइड होना है, तो सबसे पहले वो अपना मेन इंग्रेडिएंट को डिवाइड करना चालू करेगा, यानी कि यहाँ पे डीएनए जो है सबसे पहले वो डिवाइड होना चालू होंगी। जब डीएनए अपने आप को दो अलग अलग यानी कि फॉर्म में डिवाइड कर रहे होते हैं, अपनी ही कॉपी बना रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक टाइप ऑफ डीएनए और वो अपने जैसा दिखने वाली कॉपी बना रहा होता है, तो यहाँ इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि एक डीएनए के देख करके उसी की जैसे दूसरी डीएनए की कॉपी फॉर्म होगी और फिर उसके बाद इसके क्रोमोसोम्स में वर्किंग होना चालू होगी, ताकि जो इंटरनली है पहले सबसे पहले क्रोमोसोम्स यहाँ पे डिवाइड होंगे। इसलिए इस फेज को हम इंटरफेस कहते हैं, यानी कि इंटरनली ये वर्किंग हो रही होती है। देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है आपका प्रोफेज। तो यहाँ देख लेते हैं। क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन इनटू स्पिंडल लाइक फाइबर्स फॉर्म। तो यहाँ पे बताया गया है कि अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये एक्चुअली दो क्रोमैटिन को मिला करके बनते हैं। इसलिए जब क्रोमोसोम अपने आप को एक अलग फॉर्म में रखता है, यानी जिसमें एक सिंगल डीएनए है, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन अपने आप को कंडेंस करेगा और बढ़ाएगा ताकि वो एक क्रोमोसोम बन सके आगे चल करके। और फिर यहाँ पे उसके ऊपर आएगी एक न्यूक्लियर की प्रॉपर एनवेलप, जो कि प्रॉपरली पहले ब्रेक डाउन होगी ओरिजिनल वाली, उसमें से ये क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स जो है बाहर निकलेंगे और फिर दूसरी न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट होगी। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कहते हैं जब दूसरी न्यूक्लियर एनवेलप बनना चालू होती है। तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका पहले नंबर, यहाँ पे क्रोमैटिन कंडेंसेस होंगे, यानी कि अपने आप को और फॉर्म करेंगे। तो यहाँ क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बनेंगे, क्रोमोसोम से वो बनने के बाद अपनी जो ओरिजिनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने के लिए स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करना चालू करेंगे। इसी के नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे, थर्ड स्टेप भी कॉल्ड एज मेटाफेज। तो मेटाफेज देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द सेल्स इक्वेटर मेटाफेज प्लेट टू अटैच द
टू द स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये एक्चुअली एक अटैचमेंट रिंग की तरह होती है, यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि मैंने एक पर्टिकुलर रूम में एक जगह पे प्रॉपरली कुछ चीज़ को हैंग कर दिया है, जैसे रस्सी को हैंग कर दिया, या चलो हम कहते हैं एक फ़ैन को हैंग कर दिया है। अब उस फैन से अलग अलग स्ट्रिंग निकाल सकती हूँ, तो मैं उनको अलग अलग डायरेक्शन में जाकर के जोड़ सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ ये स्पिंडल फाइबर एक सेंटर एरिया में मौजूद होता है, जो कि बाकी क्रोमोसोम्स और नए क्रोमेटिन को अपने से अटैच करके रखता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यही स्पिंडल फाइबर खींचेगा क्रोमोसोम्स को और सेल के एकदम सेंटर में ला करके रख देगा, बीचों बीच सेल के एरिया में ला करके रख देगा। तब यहाँ पे जो बीचों बीच में ये सेट होते हैं तो ये एक लाइन की तरह जम जाते हैं ये क्रोमोसोम। इस समय जब ये लाइन की तरह जमते हैं स्पिंडल फाइबर की मदद से, तब हम इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो ये एक प्लेट की तरह जमे हुए देखने को मिलते हैं। ये वाला फेज इसलिए मेटाफेज स्टेज कहलाता है। देन फोर्थ स्टेज देखेंगे, दैट वी कॉल्ड एज एनाफेज। तो यहाँ पे देखेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड मोर टू अपोजिट पोल्स स्पिंडल फाइबर कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ने पहले उनको सेंटर में जमे रहने दिया क्रोमैटिड्स को, अब वो अपनी तरफ को खींचेंगे। जैसे मैंने कोई रबर, या मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने उस रोप को फैन से बांधा है जो कि सेंटर में है, और फिर अब मैं उस रोप को खींच करके वापस से पावर रखती हूँ, मतलब या वो फैन पावर रखता है कि उसको खींच करके प्रॉपरली अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि उसके अंदर उतनी पावर है। ऐसे ही यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स के अंदर प्रॉपरली पावर एबिलिटी होती है। तो अब ये क्या करेंगे, सारे क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ अपनी ओर खींचेंगे और अपने तरफ अपने कांटेक्ट में लाना चालू कर देंगे। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट स्टेज, दैट वी कॉल्ड एज टीलोफेज स्टेज। न्यूक्लियर एनवलम रिफॉर्म्स क्रोमोसोम्स अनकॉइल इनटू क्रोमैटिन। यहाँ पे अब न्यूक्लियर एनवेलप जो थी, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए वर्क करती है, ये अब अपने आप को धीरे धीरे फॉर्म करना चालू करेगी, रिफॉर्म होगी, धीरे धीरे नई बनेगी। तो क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को धीरे धीरे थोड़ी सा अनकॉइल करेंगे। क्रोमोसोम्स दो क्रोमैटिड्स को मिला करके बनते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था, दो क्रोमैटिड्स को एक साथ मिला के बनते हैं। ये टूटेंगे तो ये बनेंगे क्रोमैटिन। तो यहाँ पे ये अपने आप को अनकॉइल करेंगे, खोलेंगे प्रॉपरली और क्रोमैटिन बनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट होगी। तो यहाँ टीलोफेज स्टेज में ये वर्किंग होगी। सिक्स्थ स्टेज देख लेते हैं, दैट वी कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं हम। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, सेल स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर। सो यहाँ पे साइटोप्लाज्म अब यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं प्रॉपरली, हमारे क्रोमैटिन्स या क्रोमोसोम दोनों की अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। ये प्रोसेस आप एक तरीके से कैरियोगामी का प्रोसेस भी समझ सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जनरली डिवाइड होती है, उसको हम कैरियोगामी प्रोसेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस आ गया, यानी कि अब यहाँ पे इंटरनली न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, अब बाहर की लेयर का डिवीजन होगा, यानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म अब अपने आप को डिवाइड करेगी और फाइनली सेल अपने आप को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेगा। जिस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। दिस प्रोसेस इंश्योर दैट ईच डॉटर सेल रिसीव्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोसेस इंश्योर करती है कि दोनों ही डॉटर सेल के पास इक्वल अमाउंट में सारी चीज़ें जाए सेल की, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, पेरेंट के जैसे कैरेक्टर, पेरेंट की डीएनए स्ट्रक्चर, हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दोनों में इक्वल होना चाहिए। और माइटोसिस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रोथ के लिए वर्क करता है, डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है और साथ ही साथ टिश्यू को रिपेयर करने के लिए वर्क करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली अकर करता है। सो यहाँ पे ये माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं मियोसिस के बारे में। ये थोड़ी लंबा रहने वाला है क्योंकि मियोसिस जनरली दो अलग अलग स्टेजेस में वर्क करता है। तो चलिए अब हम उस स्लाइड पे चलते हैं। मियोसिस के प्रोसेस में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में आइडिया ले लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। Meiosis is the process of cell division that occurs in reproductive cell gametes and result in 4 daughter cells with half the number of chromosome as the parent cell. The meiosis process consists of 2 successive cell division. मियोसिस प्रोसेस जो होती है ये एक तरह का सेल डिवीजन का ही प्रोसेस होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स का डिवीजन होता है, यानी यहाँ गैमीट्स का भी डिवीजन होता है, जिसके कारण
ये एक्चुअली 2 सेल में ना डिवाइड होकर के 4 सेल में डिवाइड होती है और इसके क्रोमोसोम्स भी सब में आधे 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 फॉर्म में हो जाते हैं पेरेंट सेल के मुकाबले। ये मियोसिस जनरली 2 सक्सेसिव स्टेज पे चलती है, 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के स्टेज में चलती है। एक होता है हमारा मियोसिस स्टेज 1 या मियोसिस 1 भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारा मियोसिस 2। ऐसे 2 स्टेजेस में हमको ये देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम मियोसिस 1 के स्टेजेस को देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ये भी अपने आप को 5 to 6 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। इंटरफेस, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, इन पर्टिकुलर प्रोसेसेस में ये डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ फेजेस जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी आपको सिमिलर लगेंगे माइटोसिस की तरह ही, लेकिन आगे चल करके ये काफ़ी कुछ चेंजेस दिखाते हैं। तो वही हमको यहाँ पे बताते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या ऐसा अंतर है और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या ऐसा अंतर है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट वाला स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इंटरफेस। द सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन बाय रेप्लिकेटिंग इट्स डीएनए एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स क्रोमोसोम। तो पहले वाले में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, पहले ही माइटोसिस की तरह जैसे बिल्कुल सिमिलरली स्टेज वर्क करेगा। यहाँ पे भी डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा ताकि वो अपने जैसे और भी क्रोमोसोम्स को बना सके। देन सेकेंड स्टेज देखेंगे दैट वी कॉल्ड एज प्रोफेस। तो अब यहाँ पे प्रोफेस का यहाँ पे क्या वर्किंग होगी वो देख लेते हैं। प्रोफेस में क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम। यहाँ पे वही चीज़ सेम होगी कि क्रोमेटिन अपने आप को कंडेंस करेगा ताकि वो लगभग दिखने लायक क्रोमोसोम बन सके। लेकिन यहाँ पे एक से दिखने वाले जो क्रोमोसोम हैं लाइक होमोलोगस क्रोमोसोम कम टुगेदर एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे जो एक से दिखने वाले क्रोमोसोम्स होंगे उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। ये साथ में आएंगे और अपने जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंजिंग का वर्क करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्रिस क्रॉस डिवाइड करके रखेंगे। देन थर्ड स्टेज वी कॉल्ड एज मेटाफेस 1। इसमें देख लेते क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप एट द सेल्स इक्वेटर। वही सेम प्रोसेस जैसा हमने माइटोसिस में देखा था कि ये सेल के सेंटर पॉइंट एरिया में आ जाएंगे जो कि इक्वेटर फेस होती है। जैसे कि आपके पास एक बॉल है और बॉल का हम सामने बिल्कुल सेंटर एरिया निकालते हैं जो कि आप उसको रेडियस बोलते हैं, किसी भी सर्कल की रेडियस। ऐसे ही यहाँ एक सर्कुलर सेल हम मान लेते हैं और उसकी रेडियस जो होगी वो उसका सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये सेल के सेंट्रल पॉइंट में आकर के एक लंबा सा लाइन टाइप का बना लेंगे जहाँ पे ये बन जाएगी मेटाफेस प्लेट। ये सब जुड़ी होती है 2 अलग अलग साइड के डायरेक्शन में। जैसे कि अगर बीच में लाइन एक खिंची हुई है 180 डिग्री की तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेंगे स्पिंडल फाइबर। ये जुड़े होंगे हमारी इस लाइनिंग से और टाइम रहने के बाद ये अलग अलग अपने आप से स्टेजेस से खींच लेते हैं आगे चल करके क्रोमोसोम्स को। तो यहाँ पे ये एक लंबी सी प्लेट बनाएंगे सेल की इक्वेटर में और फिर बाद में ये एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से जुड़े होते हैं। फोर्थ स्टेज देखेंगे दैट वी कॉल्ड एज एनाफेस 1। So anaphase 1, the homologous chromosomes separate with each member of the pair moving to opposite pole। अब यहाँ पे होमोलोगस जो क्रोमोसोम है ये अपने अपने मेंबर के साथ अपने अपने एरिया में, क्रोमोसोम के एरिया में चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और अपने हिसाब से एक दूसरे के अपोजिट पोल में अपने पेयर्स को बना करके, अपने जोड़े को बना करके वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं। देन दी नेक्स्ट स्टेज वी नोन एज द टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज देख लेते हैं। टीलोफेज स्टेज 1 रहेगी ये। न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म्स क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहेगी या एनवलप होगा वो अपने आप को फिर से रिफॉर्म करेगा वहाँ पे और क्रोमोसोम अपने आप को अनकॉइल करेगा और क्रोमैटिन को अच्छे से वहाँ पे सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मियोसिस 1 में कुछ कुल मिला करके ये स्टेजेस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं मियोसिस 2 की प्रोसेस। सो मियोसिस 2 में हम यहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, अब इन सभी में शुरू वाले में मियोसिस 1 में आपने देखा था इंटरफेस से शुरुआत हुई थी, लेकिन मियोसिस 2 में यहाँ पे डायरेक्टली प्रोफेस से शुरुआत हो जाती है। इंटरफेस का प्रोसेस मियोसिस 1 तक ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे तब सेल का एक्चुअली डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, बट यहाँ पे हमारे पास
ऑलरेडी रेप्लिकेटेड डीएनए है, इसलिए इंटरफेस जैसे जो मेन वाला स्टेप है उसकी उतनी ज़रूरत नहीं बनती, क्योंकि हमारे पास पहले ही यहाँ पे जो मटेरियल्स है वो प्रेजेंट है एट दी प्रेजेंट टाइम। सो यहाँ पे प्रोफेज 2 में हम देख लेते हैं, क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स। तो यहाँ पे क्रोमैटिन लेयर जो थी अब फिर से वहीं पे प्रोफेज की तरह पहले की तरह कंडेंसेस होगी, एक विजिबल क्रोमोसोम देगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होगा और स्पिंडल फाइबर अब यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे दैट वी कॉल्ड एज मेटाफेज स्टेज 2। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्रोमोसोम लाइन अप एट द सेल इक्वेटर्स एट वी कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम ने अपने आप को फिर से क्या किया है, लाइन अप कर दिया है सेल के इक्वेटर जोन में, और यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बन गई है और यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए हैं एक स्ट्रिंग की तरह। देन थर्ड स्टेज देखेंगे एनाफेज 2। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब ये थोड़ी सा अलग होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी यानी जो एक से दिखने वाली होमोलोगस क्रोमैटिड्स थी अब ये सेपरेट होंगी और ये अपोजिट पोल्स में जाएंगी। यानी कि यहाँ पे जो छोटी छोटी क्रोमैटिड्स थी, क्रोमोसोम का जब एक पार्ट निकालते तो एक क्रोमैटिड होती है, जो एक सी दिखने वाली थी उन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल रहे थे। तो अब ये अपने आप को सेपरेट करेंगी और ये अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट पोल में चली जाएंगी। तो यहाँ पे यही चेंज आया है आपको मियोसिस फेज 2 में एनाफेज में आकर के। देन टीलोफेज सेकेंड में देखेंगे न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रिफॉर्म होगी, क्रोमोसोम अपने आप को अनकॉइल करेंगे और यहाँ पे क्रोमैटिन का बनना स्टार्ट होगा, प्रॉपरली सेट होना स्टार्ट होगा। और फिर फिफ्थ स्टेज होगी दैट वी कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे ये चीज़ें वर्क कर जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में सिस्टर क्रोमैटिड्स चली जाएंगी। तब यहाँ पे मेनली देखेंगे तो 2 पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स नहीं है, सिंगल क्रोमैटिड्स हो गई हैं हर जगह पे। यानी कि जब आप माइटोसिस में देख रहे थे तो वहाँ पे 2 क्रोमैटिड आपको देखने को मिली थी, यानी कि 2 अलग और 2 अलग इक्वली डिवीजन। बट यहाँ पे क्या हो गया है, मियोसिस 2 में 2 पहले एक सी होमोलोगस थी सिस्टर, बाद में चल करके मियोसिस 2 के एनाफेज स्टेज में इन्होंने अपने आप को तोड़ करके अलग अलग डायरेक्शन में चेंज कर लिया सेल के फॉर्मेशन को। अब यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म जो रहेगा वो अपने आप को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे सब में 4 गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तब यहाँ पे आपका मियोसिस का फेज जो है स्टेज 2 है दैट विल बी completed. So lastly the conclusion which we will see, meiosis reduces the chromosomes number by half, which is essential for sexual reproduction and genetic diversity. The 4 daughter cells resulting from meiosis are genetically unique and contain a mix of genetic traits from the parent cell. अब भाई अब अपन सोच रहे होंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। तो देखिए मियोसिस सेल डिवीजन जो आप देखते हो जनरली एनिमल्स में देखने को मिलता है। मियोसिस जो होता है ये क्रोमोसोम को आधे के आधे नंबर में रखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पे। आपने पढ़ा ही होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हम जानते हैं कि यहाँ मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो मिल करके एक सेल को बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ पे जब मेल के पास आधे होंगे और फीमेल के पास आधे होंगे, जब उन दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा तब उसके पास सभी चीज़ आ जाएगी फुल। दोनों तरफ के अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नए टाइप का ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, नई वेरिएशन फॉर्म होगी। इसलिए आप देखना जनरली पेरेंट्स से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं जनरली चिल्ड्रंस, है ना। यूँ मतलब सिमिलैरिटी तो होती है उनके अंदर लेकिन पूरी तरह से नहीं होती है। कैरेक्टर्स मिलते हैं पेरेंट्स से और एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल देखने को नहीं मिलते, सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण दोनों के आधे आधे कैरेक्टर आए हुए होते हैं, जिसका मिक्स होकर के एक नया कैरेक्टर फॉर्म होता है, जो कि क्या करता है, जेनेटिक यानी जीन्स को एक नए तरीके से डाइवर्सिफाई करता है, उसको नई वैरायटी प्रोवाइड करता है, नए कई सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है कि वो जेनेटिक मटेरियल आगे चल करके और भी अच्छे यूज
टिश्यूज़ में वर्क कर सके और स्ट्रॉन्गर वे में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स जो होंगी ये मियोसिस के लिए वर्क करती है, क्योंकि ये जेनेटिकली एक दूसरे से बहुत ही अलग होती हैं, अपने अलग वे में, यानी कि अपने तरीके से बहुत ही यूनिक होती हैं। और यहाँ पे ये मिक्सचर होती हैं अलग अलग जेनेटिक मटेरियल का, अलग अलग जेनेटिक ट्राइट्स का, यानी कि पेरेंट सेल से भी वो ले रही हैं सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन, और वो भी 2 अलग अलग पेरेंट से ले रही हैं, तो कुछ नया फॉर्मेशन करेंगी। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन को देखते हैं, लाइक रेड एंड येलो को मिक्स करते हैं, तो वो हमको देगा ऑरेंज कलर। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर रेड के भी कलर के इंग्रेडिएंट्स मौजूद है और येलो के कलर के भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसने यूनिक पर्सनैलिटी ऐसे दिखाई कि दोनों के मिक्सचर के होने के कारण उसने कुछ नई चीज़ दिखाई, कुछ यूनिक तरीके का अपीयरेंस दिखाया, जो कि दोनों के कैरेक्टर से आया। तो हम उसको येलो की फैमिली का भी मानेंगे और रेड की फैमिली का भी मानेंगे, और वो यूनिक होने के कारण कुछ अलग कलर कॉम्बिनेशन दिखाए तो अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी तरीके से अगर मियोसिस प्रोसेस होते हैं तो ये पेरेंट के अलग अलग कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर करके उनको मिक्स करके उससे कुछ नया कैरेक्टर निकालते हैं, जिस कारण से जनरली एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा, प्लांट्स में भी होता है। हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में सुना होगा, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि रोज़ में भी कई वैरायटी आती है, रेड रोज़, येलो रोज़ एंड पिंक रोज़, कई सारी वेराइटियाँ आती हैं। ये सब भी इसलिए ही होती हैं क्योंकि यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस की अकरेंस होती है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क करता है। इस कारण से उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आते हैं और मिक्स होकर के हमको कुछ नई वैरायटी ऑफ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म या पैटर्न ऑफ नई कहना चाहिए जनरेशन का देता है। सो यहाँ पे हमारे मियोसिस एंड माइटोसिस की फुली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होती है, जिसके साथ हमारा दी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। हम उसके लिए ऑफकोर्स वीडियो लेकर के आएंगे। किसी टॉपिक को लेकर के आपको कन्फ्यूजन चल रही हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको ये वाले जो नोट्स है अगर प्रोवाइड करवाने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको ये ज़रूर शेयर करना पसंद करूँगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।